बिलॉव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKOIS। आज हम लोग इस वीडियो में वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम 2003 में आया हुआ है। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स आप जानते हैं कि एक कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर है। फॉर्मूला फॉलो करके, कुछ स्टेप्स फॉलो करके हम लोग शेयर्स की वैल्यूएशन करते हैं, मगर फिर भी ये चैप्टर बहुत कॉन्सेप्चुअल है और अगर आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करेंगे तो प्रैक्टिकल फील्ड में भी आपको ये चैप्टर बहुत काम में आ सकता है। हम लोग पहले सम्स को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। आप जानते हैं कि सम्स अगर अच्छे से समझ में आ जाए तो सॉल्यूशन समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, अगर आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट और इसके फॉर्मूलाज दिमाग में हैं तो। सम्स में मेंशन कर रहा है द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी इज एज फॉलोज। 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच है, 5 लाख का। 5 लाख को आप 10 से डिवाइड कर दोगे तो आपको 50,000 प्रेफरेंस शेयर मिल जाएंगे। इक्विटी शेयर है ऑफ ₹10 ईच, 9 लाख का। 9 लाख को आप 10 से डिवाइड कर दोगे तो आपको 90,000 इक्विटी शेयर्स मिल जाएंगे। रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी की दी हुई है 3,50,000 की। 10% डिवेंचर है 6,50,000 का और 13% लोन है 12 लाख का। लास्ट लाइन मेंशन कर रहा है द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी बिफोर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स इज ₹7,22,000। कंपनी की प्रॉफिट दी हुई है लेकिन अभी तक इसमें से इंटरेस्ट और टैक्स माइनस नहीं हुआ है। द इनकम टैक्स रेट इज 34%। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी एज्यूमिंग द प्राइस अर्निंग रेशियो इज 12। प्राइस अर्निंग रेशियो दी हुई है जी। ये प्राइस अर्निंग रेशियो को हम लोग यूज़ करते हैं कहाँ पर? अर्निंग कैपेसिटी मेथड में वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स करने के लिए। सबसे पहले हम लोग एक बात समझ लें कि इसमें मेंशन नहीं किया है कि किस मेथड से आपको वैल्यूएशन करना है। आप जानते हैं शेयर वैल्यूएशन के लिए 3 मेथड होते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, अर्निंग कैपेसिटी मेथड और फेयर वैल्यू मेथड। सम्स में अगर किसी भी मेथड का नाम मेंशन नहीं किया है तो आप ये जानिएगा कि आपको तीनों मेथड से वो वैल्यूएशन करके बताने होंगे। सॉल्यूशन में जाते हैं हम लोग, उसके पहले आपको बता दें सराउंडिंग में आपको कुछ नॉइस मिल सकती है, हम लोग उसको अवॉइड करते हुए चलेंगे। हम लोग अपने सम्स के ऊपर ध्यान रखेंगे और कैलकुलेशन के ऊपर फोकस करेंगे। अगर कैलकुलेशन को आप लिखते हुए करेंगे तो चीज़ें आपको और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। सबसे पहला मेथड हम लोग फॉलो कर रहे हैं इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड में वैल्यू ऑफ शेयर्स का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। आप यहाँ पर देख रहे हो नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, लास्ट लाइन में फॉर्मूला लिखा है डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर तो आपको सम्स में दिख गया, 9 लाख को 10 से डिवाइड करेंगे तो 90,000 शेयर्स आएगा। और ये जो नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है ये हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिसके लिए फॉर्मेट फॉलो की गई है। आप लोग फॉर्मूला में देखे होंगे कि जब नेट एसेट्स निकाला जाता है तो उसमें कंपनी का एसेट्स लिया जाता है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सारे एसेट्स लिए जाते हैं नेट एसेट्स में। लेकिन अगर सम्स में वो सारे एसेट्स नहीं दिए हुए हों तो हम लोग एक दूसरा अप्रोच, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइबिलिटीज अप्रोच, लाइबिलिटीज अप्रोच से भी नेट एसेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइबिलिटीज अप्रोच में नेट एसेट्स फाइंड आउट करने के लिए 3 चीज़ें जनरली ली जाती हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। और इन तीनों को जोड़कर उसमें से फिक्टिशियस एसेट्स अगर सम्स में दिया हुआ है तो वो माइनस किया जाता है। वो माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है वो नेट एसेट्स ऑफ द कंपनी होती है लाइबिलिटीज अप्रोच से। इसलिए आप सम्स में देखोगे कि नेट एसेट्स निकालने के लिए एसेट सम्स में नहीं दिया है तो क्या क्या लिया गया? शेयर कैपिटल पहले लिया गया, इक्विटी शेयर कैपिटल 9 लाख का, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख का, और इन दोनों को ऐड किया गया 14 लाख आया। इसमें ऐड किया गया रिजर्व एंड सरप्लस 3,50,000, तो टोटल आपको वैल्यू मिल रहा है 17,50,000 और इसको नाम दिया गया नेट एसेट्स ऑफ द कंपनी। तो नेट एसेट्स ऑफ द कंपनी फाइंड आउट करने के लिए आप जान चुके हैं कि अगर एसेट्स नहीं दिया हुआ है तो लाइबिलिटीज अप्रोच से भी हम लोग 3 चीज़ों को जोड़कर और इसमें से फिक्टिशियस एसेट्स माइनस करके तब नेट एसेट्स ऑफ द कंपनी फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे इस सम्स में फिक्टिशियस एसेट्स कोई भी दिया हुआ नहीं था, इसलिए उसको कहीं भी माइनस नहीं किया गया। अब नेट एसेट्स ऑफ द कंपनी में हम लोग पहले माइनस करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्लेम। प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्लेम में अगर उनका कुछ एरियर डिविडेंड है वो लिया जाता है और प्रेफरेंस शेयर जितने का है वो लिया जाता है। तो एरियर डिविडेंड सम्स में कुछ दिया नहीं है। प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ था 5 लाख का, इसलिए 17,50,000 में ये 5 लाख माइनस कर दिया गया और माइनस करके वैल्यू आ गया 12,50,000, जिसको नाम दे दिया गया नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। और इस 12,50,000 मिलने के बाद हम लोग सिंपली फॉर्मूला पुट कर दिए, नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 12,50,000 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 90,000,
तो ये डिवाइड करके अपने को वैल्यू मिल गया 13.89 रुपीज़, ये रुपीज़ में है। ये वैल्यू हम लोगों को मिला इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड से, या इसको हम लोग बुक वैल्यू मेथड भी बोलते हैं, या इसको हम लोग एसेट्स बैकिंग मेथड भी बोलते हैं। अब आते हैं सेकंड मेथड में, जिसको हम लोग नाम देते हैं अर्निंग कैपेसिटी मेथड। इस मेथड में हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग फाइंड आउट करते हैं। अर्निंग कैपेसिटी मेथड को हम लोग यील्ड मेथड भी बोलते हैं। इसमें नेट प्रॉफिट सम्स में दिया था, इसलिए सबसे पहले वहीं से शुरू किया गया। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स सम्स में दी हुई थी 7,22,000। इसमें से सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट माइनस करते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 6,50,000 का डिवेंचर था, उसका 10% आप निकालोगे, रेट दी हुई थी सम्स में, तो 65,000 का इंटरेस्ट आएगा। और लोन 12 लाख का था, उसके ऊपर 13% इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ था, तो 12 लाख का 13% आप फाइंड आउट करोगे तो आपको मिल जाएगा 1,56,000। ये दोनों इंटरेस्ट जोड़कर हम लोग फाइनल कॉलम में ले गए, और फाइनल कॉलम में 2,21,000 का इंटरेस्ट माइनस करने के बाद अर्निंग बिफोर टैक्स अपने को मिल गया 5,01,000। इसमें से लेस कर रहे हैं हम लोग टैक्स। 5,01,000 का 34% सम्स में टैक्स रेट दिया हुआ था, ये हम लोगों को मिल रहा है 1,70,340। और ये माइनस करने के बाद अपने को 3,30,660 मिल रहा है अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स में दोनों का राइट होता है, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे किया जाता है, इसलिए इसमें लेस किया गया प्रेफरेंस डिविडेंड। 5 लाख का प्रेफरेंस शेयर था, उसका 12% रेट दिया हुआ था, तो 5 लाख का 12% आप निकाले, आ गया कितना 60,000। ये माइनस करने के बाद जो नेट वैल्यू बच रहा है 2,70,660, इसको हम लोग नाम देते हैं अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर मिलने के बाद हम लोग फाइंड आउट करते हैं अर्निंग पर शेयर। एक शेयर के ऊपर कितना अर्निंग होगा, सिंपल सा फॉर्मूला होगा इसका, यहाँ पर मेंशन नहीं किया, आप लिख दीजिएगा। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आपका आया 2,70,660, इसको डिवाइड किया गया है 90,000 नंबर ऑफ शेयर सम्स में दी हुई थी, डिवाइड करके अपने को वैल्यू मिल गया 3.007। अब वैल्यू ऑफ शेयर्स अंडर यील्ड मेथड या अर्निंग कैपेसिटी मेथड में फॉर्मूला होता है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे निकाले थे अर्निंग पर शेयर, क्योंकि इसकी ज़रूरत वैल्यू ऑफ शेयर्स निकालने के फॉर्मूला में होने वाली थी। इनटू करते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो सम्स में दिया हुआ था 12, तो 3.007 को 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद अपने को वैल्यू मिल रहा है 36.08। ये सेकंड वाले मेथड से निकल गया, अर्निंग कैपेसिटी मेथड या यील्ड मेथड से 36.08। इसके बाद तीसरा मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फेयर वैल्यू मेथड। फेयर वैल्यू मेथड में फॉर्मूला सिंपल है, दोनों मेथड का एवरेज निकाल दीजिए, वही फेयर वैल्यू ऑफ शेयर होगा। और एवरेज निकालने के लिए लिया जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। 13.89 इंट्रिंसिक वैल्यू आया था, प्लस 36.08 आया था आपका यील्ड मेथड से, डिवाइडेड बाई 2 करने के बाद 49.97 डिवाइडेड बाई 2 करने के बाद आप देखोगे कैलकुलेटर में आपको वैल्यू मिलेगा 24.98, लेकिन यहाँ पर 24.98 के जगह मेंशन कर दिया गया है कितना बुक में 25 अप्रॉक्स। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम लोग बात करें तो आप 24.98 को 25 रुपीज़ नहीं मेंशन कर सकते प्रैक्टिकली अगर बात करें। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, जो लोग समझना चाहते हैं देख सकते हैं आगे। अगर मान लीजिए कोई पर्सन 1 लाख शेयर खरीदता है, तो 1 लाख इंटू 25 करके अगर आप लोगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 25 लाख। सिंपल है। अब जो इसका एग्जैक्ट वैल्यू आया था 24.98, उससे करके देखो आप 1 लाख शेयर कोई पर्सन खरीदता है, इंटू करते हैं हम लोग 24.98, तो 24.98 से मल्टीप्लाई करने के बाद उस 1 लाख शेयर्स पे वैल्यू कितना आएगा 24,98,000, 24,98,000। तो आप डिफरेंस देख रहे हो कि सिर्फ आप 24.98 को 25 कर दे रहे हो, तो यहाँ पर आपको लग रहा है कि बस हम थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं और राउंड फिगर में अप्रोक्स आंसर लिख दे रहे हैं, लेकिन जब शेयर्स की रियल परचेज या सेल होगी तो इसका इफेक्ट बहुत बड़ा पड़ सकता है। 1 लाख शेयर से हम लोग 25 रुपए का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 लाख आएगा, और 24.98 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24,98,000 आएगा। कितने का डिफरेंस हो जाएगा 2,000 रुपए का। 1 लाख शेयर पे 2,000 रुपए का डिफरेंस हो जा रहा है। यही कोई 10 लाख शेयर अगर खरीदेगा तो 20,000 का डिफरेंस हो जाएगा। यही कोई अगर 1 करोड़ शेयर खरीदेगा तो 2 लाख का डिफरेंस हो जाएगा। मतलब नंबर ऑफ शेयर जितना ज़्यादा ट्रेड होगा, आपका ये छोटा सा पॉइंट भी उतना बड़ा अमाउंट से डिफरेंस क्रिएट कर सकता है।
इसलिए रियल सेंस में अगर 24.98 आया है तो हम लोगों को 24.98 ही आंसर मेंशन करना चाहिए। थ्योरेटिकल एरिया में एग्जाम पर्पस के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अप्रॉक्स करके भी दिखा देते हैं, इसलिए इस बुक में भी अप्रॉक्स करके मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। हम लोग इसी तरीके के कुछ नए कैलकुलेशन के साथ नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।